हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 4 और 5 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 7 टॉपिक्स हैं, जिनमें पहला टॉपिक जो है वो दिल्ली सरकार की 4 महिला केंद्रित योजनाओं से संबंधित है। तो हाल ही में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली कार्यक्रम में भाग लिया और उसमें दिल्ली सरकार की 4 योजनाओं को लॉन्च किया है। इन योजनाओं का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं की आवाजाही सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण, इन सभी को बढ़ावा देना। कौन सी योजनाएं हैं ये? तो पहला है पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ये कार्ड महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में सहज और एकीकृत यात्रा सुविधा प्रदान करेगा और इसके माध्यम से बसों तथा अन्य परिवहन सेवाओं में कैशलेस और डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना। तो ये इस योजना के तहत दिल्ली के राशन कार्ड धारकों को हर वर्ष होली और दीपावली पर 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। ये मुफ्त आवंटन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों पर घरेलू खर्च का बोझ कम करना और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करना। तो इस उद्देश्य से ये मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है दिल्ली लखपति बिटिया योजना। तो इस योजना के अंतर्गत बालिका के नाम पर किस्तों में 56,000 रुपये जमा किए जाएंगे, जो 21 वर्ष की आयु तक ब्याज सहित 1 लाख रुपए से अधिक हो सकता है। और पात्रता के लिए क्या चाहिए? तो परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख होनी चाहिए, पिछले 3 वर्षों से दिल्ली में निवास करना चाहिए और दिल्ली में जन्मी बालिका तथा अधिकतम 2 जीवित बालिका की सीमा निर्धारित है। मतलब एक परिवार के एक माँ बाप के अधिकतम 2 बेटियों को ही ये सुविधा मिल सकती है। उच्च शिक्षा या व्यावसायिक डिप्लोमा की पढ़ाई पूरी करने पर राशि आधार लिंक्ड बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। नेक्स्ट जो योजना है वो है मेरी पूंजी मेरा अधिकार। यह योजना लंबित वित्तीय देयों के निपटान और नागरिकों के आर्थिक अधिकारों की पारदर्शी सुनिश्चितता पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य है सरकारी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना। जैसे कई बार बैंक अकाउंट में किसी योजना में पैसे अटक जाते हैं और निकल नहीं पाते हैं, तो वो समय पे किसी भी इंसान को मिल जाए, इस उद्देश्य से ये लॉन्च किया गया है इस योजना को, मेरी पूंजी मेरा अधिकार। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक मैंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से संबंधित है। तो मैंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने लगातार दूसरे वर्ष एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड में बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल ग्लोबली का अवार्ड जीत लिया है। लगातार 2 वर्ष यानी कि 2024 में भी मैंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को ही ये अवार्ड मिला था और 2025 में भी इसे ही मिला। यह प्रतिष्ठित सम्मान एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा प्रदान किया जाता है और वर्ष 2025 में इस श्रेणी में दुनिया भर के मात्र 6 हवाई अड्डों का ही चयन हुआ था। तो सोच लीजिए इसका चयन कितना मुश्किल होगा। मात्र 6 हवाई अड्डा इस श्रेणी के लिए चयनित हुए थे, जिसमें मैंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को ये अवार्ड मिला है। ये अवार्ड पूरी तरह रियल टाइम यात्री फीडबैक पर आधारित होता है, जिसमें इमिग्रेशन, बैगेज डिलीवरी, स्वच्छता संकेत व्यवस्था, वातावरण और समग्र आराम जैसे मानकों का मूल्यांकन किया जाता है। ASQ अवार्ड्स को विमानन उद्योग में ग्राहक संतुष्टि का सबसे विश्वसनीय मानक माना जाता है और वर्ष 2026 में इन पुरस्कारों का औपचारिक वितरण जो होगा वो इस्तांबुल, तुर्की में आयोजित होने वाले एयरपोर्ट एक्सपीरियंस समिट, जो 31 अगस्त से 4 सितंबर 2026 के दौरान होगा। तो उसी दौरान 2 सितंबर 2026 को ये अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। तो अभी घोषणा हुई है, अवार्ड मिला नहीं है, मिलेगा 31 अगस्त से 4 सितंबर के दौरान होने वाले एयरपोर्ट एक्सपीरियंस समिट के दौरान। नेक्स्ट टॉपिक, गेल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। तो दीपक गुप्ता जी को गेल का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो संदीप कुमार गुप्ता। पहले भी गुप्ता जी ही थे, इस बार भी गुप्ता जी ही हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा लोग। गेल जो है वो भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन और मार्केटिंग कंपनी है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत
एक महारत्न कंपनी है ये गेल। नेक्स्ट टॉपिक वाराणसी के एक रिकॉर्ड से संबंधित है। तो वाराणसी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है। किस लिए दर्ज किया है? तो 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर वाराणसी ने ये रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। ये जो मेगा प्लांटेशन ड्राइव हुआ है ये सूजाबाद डोमरी इलाके में चलाया गया है और इसने चीन के 2018 के 1,53,981 पौधे लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। यानी कि वाराणसी से पहले ये रिकॉर्ड चीन के नाम था, लेकिन अब वाराणसी ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस रिकॉर्ड को ड्रोन मॉनिटरिंग और डिजिटल काउंटिंग सिस्टम के जरिए ऑफिशियली वेरीफाई किया गया है और ये जो प्लांटेशन है ये लगभग 350 बीघा ज़मीन पर हुआ है, जिसे अर्बन फॉरेस्ट के तौर पर डेवलप किया गया था। तो ये वाराणसी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेस के पुराने नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री केपी उन्नीकृष्णन से संबंधित। तो इनका 89 वर्ष की आयु में केरल के कोझिकोड में निधन हो गया है और वह वटकाड़ा से 6 बार के सांसद रहे हैं। पहली बार वो कांग्रेस उम्मीदवार कब बने थे? तो 1971 में पहली बार कांग्रेस उम्मीदवार बने थे और 1980 और 90 के दशक में एक अहम पॉलिटिकल हस्ती माने जाते थे केपी उन्नीकृष्णन। नेक्स्ट टॉपिक विश्व वन्यजीव दिवस से संबंधित है। ये कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो विश्व के जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें जागृत करना। यह दिन दुनिया भर में इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और क्लाइमेट चेंज जैसे बढ़ते खतरों के बीच वाइल्ड लाइफ क्राइम से निपटने की तुरंत ज़रूरत को याद दिलाता है। विश्व वन्यजीव दिवस ये दिन 3 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 3 मार्च 1973 को ही कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा यानी कि साइट्स जो एग्रीमेंट है उस पर साइन किया गया था 3 मार्च 1973 को। तो उसी की याद में विश्व वन्यजीव दिवस हर वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। साइट्स क्या है? तो साइट्स एक ग्लोबल एग्रीमेंट है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज के इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता है। इस बार विश्व वन्यजीव दिवस की थीम क्या है? तो औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। ये विश्व वन्यजीव दिवस 2026 का थीम है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक भारत और कनाडा के बीच हुए एक समझौते से संबंधित है। तो भारत और कनाडा ने 2 मार्च 2026 को यूरेनियम एवं महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति को लेकर अहम समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इसके साथ ही वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। अभी भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितने का है? तो 13 अरब डॉलर का वर्तमान में व्यापार होता है दोनों के बीच, लेकिन इसको बढ़ा के 50 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए समझौता हुआ है, लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच व्यापक आर्थिक समझौते यानी कि CEPA को जल्द ही अंतिम रूप देने पर सहमति बनी है और दोनों देशों के बीच रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, छोटे एवं मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर, शिक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया गया है दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा। दोनों देशों के बीच स्ट्रेटजिक एनर्जी पार्टनरशिप हुई है। वो क्या है? तो भारत और कनाडा दोनों ने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की शुरुआत की है। इसमें फोकस एरिया कौन कौन से हैं? तो फोकस एरिया है क्लीन एनर्जी, कन्वेंशनल एनर्जी, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और ज़रूरी मिनरल। इंडिया एनर्जी वीक 2026 में कनाडा और इंडिया मिनिस्ट्रियल डायलॉग की दोबारा शुरुआत हुई है। हाइड्रोजन, बायोफ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, बैटरी स्टोरेज, CCUS में सहयोग का लक्ष्य रखा गया है। और एक और ख़ास बात जो हुई है वो है कैमेको और इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के बीच कैनेडियन डॉलर का 2.6 बिलियन यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट। तो ये इस समझौते की खास बात रही, कैमेको और इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के बीच कैनेडियन डॉलर यानी कि CAD का 2.6 बिलियन यूरोपियन सप्लाई एग्रीमेंट।
इसके साथ ही कनाडा का लक्ष्य है 2030 तक हर साल 50 मिलियन टन LNG बनाना और इंडिया के साथ एनर्जी ट्रेड को बढ़ाना, ये कनाडा का लक्ष्य है। रक्षा क्षेत्र में भी समझौते हुए हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत कनाडा रक्षा संवाद स्थापित करने पर सहमति बनी है और समुद्री क्षेत्र में निगरानी क्षमता और सैन्य आदान प्रदान बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है दोनों देशों के द्वारा। तो ये भारत और कनाडा के बीच विभिन्न क्षेत्रों में समझौते हुए हैं। ये हमारे आज के टॉपिक्स से मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।